नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। देश में कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर लगभग 61% हुई। केरल में कोरोना वायरस नियंत्रण के दिशा निर्देशों को अगले वर्ष जुलाई तक बढ़ाया गया। तिरुवनंतपुरम में 1 सप्ताह तक पूर्णबंदी का कड़ाई से पालन। कोरोना नियंत्रण क्षेत्रों से बाहर केंद्र संरक्षित सभी स्मारक स्थल आज से खुलेंगे। एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अमेरिका और भारत के बीच 11 जुलाई से 36 उड़ानें संचालित करेगी। टिकटों की बुकिंग आज शाम से शुरू होगी। वायुसेना राजस्थान में टिड्डियों पर नियंत्रण के अभियान में शामिल होगी। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। सरकार ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से देश में कोविड के 4,09,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 14,856 रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में उपचार करा रहे रोगियों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,64,000 से भी अधिक है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 61% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर कई विकसित देशों से ज्यादा है। आज जो हमारा रिकवरी रेट है वो लगभग 61% के करीब पहुंच रहा है। ये शायद दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है। मेरे ख्याल से अभी इस रिकवरी रेट के आसपास केवल जो है रशिया है, बाकी सब दुनिया के विकसित देश हमारे रिकवरी रेट से पीछे हैं। दुनिया में सबसे बेहतर रिकवरी रेट और सबसे कम फैटेलिटी रेट। फैटेलिटी रेट भी हमारा जो मृत्यु दर है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से भारत जो 135 करोड़ लोगों का देश है, उसमें जितने केसेस हुए हैं और उसमें केसेस में 60% से ज्यादा ठीक होकर घर चले गए हैं। बाकी जो हैं उसमें से अधिकांश रोड टू रिकवरी पर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम कोरोना के ऊपर निर्णायक विजय है वो निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। 2,44,000 से अधिक कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। देश में कोविड जांच के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। फिलहाल देश भर में 1,100 प्रयोगशालाएं कोविड जांच का काम कर रही हैं, जिनमें 786 सरकारी और 314 निजी प्रयोगशालाएं हैं। इन प्रयोगशालाओं में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 2.5 लाख नमूनों की जांच की गई। अब तक कोविड के लगभग 98 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। केरल सरकार ने राज्य महामारी रोग अध्यादेश में संशोधन करते हुए कोविड नियंत्रण नियमों को अगले वर्ष जुलाई तक बढ़ा दिया है। इसका अर्थ यह है कि लोगों को जुलाई 2021 तक मास्क पहनना होगा, सुरक्षित दूरी बनाए रखनी होगी और बड़ी भीड़ एकत्रित करने से बचना होगा। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वो नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इस बीच केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज सुबह से 1 सप्ताह की पूर्णबंदी लागू हो गई है। राज्य में आज सुबह से 1 सप्ताह की लॉकडाउन की घोषणा की गई है। तिरुवनंतपुरम में आने जाने की मुख्य सड़क को छोड़कर शहर के बाकी सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। किराना स्टोर, बैंक, दवा की दुकानें, अस्पताल और जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी आज से 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी बंद रहेंगी। केरल सरकार के सचिवालय सहित सभी सरकारी कार्यालय भी बंद कर दिए गए हैं। पुलिस आवश्यक सेवाएं लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगी। स्वास्थ्य संबंधी आपात कारणों के अलावा अन्य किसी भी वजह से लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा। चेन्नई में पूर्णबंदी के बाद आज सुबह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन मदुरई में पूर्णबंदी लागू रहेगी। चेन्नई में अनलॉक चरण में अन्य राज्यों की तुलना में कुछ अतिरिक्त एहतियाती उपाय लागू किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि अनलॉक की प्रक्रिया मदुरई को छोड़कर पूरे राज्य में लागू है, लेकिन सभी के लिए मास्क पहनना और बाहर निकलने के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखना आवश्यक है। राज्य के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि बुखार के शिविरों सहित चेन्नई में अपनाई गई सूक्ष्म स्तरीय रणनीतियों और छिपे हुए मामलों का पता लगाने और उन्हें अलग करने के परिणाम स्वरूप संक्रमित मामले पिछले 7 दिनों में 9,500 से घटकर 8,400 पर आ गए हैं।
चेन्नई के नागरिक निकाय आयुक्त प्रकाश ने कहा कि हर वार्ड के लिए 10 सीटर वाहन की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से महामारी को रोकने में सफलता मिली है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रवि कपूर। तमिलनाडु में कल 4,150 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 1,11,000 हो चुकी है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान 725 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 36,123 हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस महामारी से अब तक 1,945 लोग जान गंवा चुके हैं। गुजरात में कोविड-19 के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में दर्ज 725 नए मामलों में से सबसे अधिक 218 मामले सूरत से दर्ज किए गए, जबकि अहमदाबाद में 162 नए मामले दर्ज हुए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में 8,278 सक्रिय मामलों में से 72 मरीजों की स्थिति गंभीर है और वे वेंटिलेटर पर है। पिछले 24 घंटों के दौरान 486 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 25,900 हो गई है। राज्य में अब तक 4,12,000 से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 11 और क्षेत्रों को जोड़ दिया है। इसके साथ ही शहर में माइक्रो कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या 110 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 632 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमित लोगों की संख्या 20,000 से अधिक हो गई है। उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर 79% से अधिक है। एक रिपोर्ट। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार हो चुकी है। हालांकि लगभग 16,000 लोग ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 33 में से 26 जिलों में संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 16 जिलों में संक्रमितों की संख्या दहाई में है। सबसे ज्यादा 65 रोगी आदिवासी जिले प्रतापगढ़ में मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के कारण कल 9 लोगों की मृत्यु हुई, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा 456 तक पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि कोरोना से उभरने की दर अभी भी 79% से ज्यादा है। साथ ही राज्य में अब तक कोरोना के 9 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। महाराष्ट्र में रविवार को एक ही दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,500 से अधिक नए रोगी सामने आए हैं, जिससे राज्य में कोविड-19 से संक्रमितों की कुल संख्या 2,06,619 हो गई है। कल 151 लोगों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड से मृतकों की संख्या 8,822 पर पहुंच गई। रविवार को 3,658 रोगियों को स्वस्थ होने पर विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अभी तक 1,11,740 व्यक्ति कोरोना से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीएमसी ने मुंबई में कोरोना परीक्षण का काम तेज कर दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। कोरोना वायरस लक्षणों वाले सभी संदिग्धों के सुलभ परीक्षण के लिए बृहन मुंबई महानगर निगम ने यूनिवर्सल परीक्षण नीति अपनाई है। इस जांच के लिए आईसीएमआर अनुमोदित 1 लाख रैपिड एंटीजन परीक्षण किट खरीदे गए हैं। कोरोना वायरस लक्षणों वाले सभी संदिग्धों तथा बिना लक्षणों वाले किंतु अन्य वजहों से बीमार उच्च जोखिम वाले संपर्कों के लिए ये परीक्षण उपयुक्त है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और कंटेनमेंट जोन में ये परीक्षण किया जा रहा है, जिसका आने वाले समय में विस्तार किया जाएगा। यदि लक्षणों वाले कोविड संदिग्ध का परीक्षण नकारात्मक आता है तो उसका दूसरा नमूना लिया जाता है और RT-PCR परीक्षण के लिए भेज दिया जाता है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,244 नए रोगियों की पुष्टि हुई। संक्रमित लोगों की संख्या 99,444 पर पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने अभी तक 71,000 लोगों के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने की पुष्टि की है। पिछले 24 घंटों में 3,083 लोगों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इस दौरान 63 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 3,067 हो गई है। दिल्ली के छतरपुर में कल 10,000 बिस्तर वाले सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया गया। राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में स्थित ये केंद्र दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा केंद्र है। ये मामूली या बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस मरीजों के लिए है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल अस्पताल का दौरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कम समय में अस्पताल तैयार करने की सराहना की।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, टाटा सन्स, इंडस्ट्रीज और कई ऑर्गेनाइजेशंस के सहयोग से ये कोरोना मरीजों के लिए एक टेम्पररी हॉस्पिटल बना है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसको 12 दिन के अंदर ही यह तैयार किया है। लगभग 250 से अधिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स यहाँ पर, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और अन्य सारी सुविधाएं तो यहाँ पर उपलब्ध हैं ही। WHO की जो भी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही इस टेम्पररी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। बिहार में कोरोना संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में 404 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 11,864 हो गई है। 8,765 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं, जबकि 3,008 लोगों का उपचार चल रहा है। बिहार में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 74% है। अब तक 91 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए श्रावण महीने में राज्य के विभिन्न शिव मंदिरों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने इस बार पूरे प्रदेश के सभी शिव मंदिरों को बंद करने का निर्देश दिया है। बिहार में पहली बार सावन के महीने में शिव मंदिरों में होने वाली पूजा अर्चना पर प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य के किसी भी हिस्से में श्रावणी मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी समेत राज्य के कई इलाकों से लाखों की संख्या में कांवड़िए जलाभिषेक करने के लिए देवघर स्थित बाबा धाम जाते थे, लेकिन इस बार श्रद्धालु मायूस हैं। श्रावणी मेले के दौरान करोड़ों रुपए का कारोबार होता था, लेकिन इस बार सब कुछ ठप है। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से कृष्ण कुमार लाल। झारखंड में कोरोना महामारी के कारण इस साल विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला आयोजित नहीं किया जाएगा। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य सरकार ने देवघर से बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन और आरती की लाइव ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। आज से महीने भर के श्रावण माह के शुरू होने के साथ देवघर के जिला प्रशासन ने राज्य सरकार की वेबसाइट के माध्यम से ज्योतिर्लिंग की आरती और दर्शन का आयोजन किया है। देवघर की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने आकाशवाणी समाचार को बताया, 2 समय की ये जो पूजा है इसका ऑनलाइन लाइव दर्शन हम लोग प्रसारित करेंगे। jha.gov.tv झारखंड सरकार का जो चैनल सुबह 4:45 से 5:30 ये सुबह पूजा होती है। इसका ऑनलाइन लाइव दर्शन हमारे श्रद्धालु कर सकेंगे और उसी तरह शाम में 7:30 से 8:15 करीबन वो भी 40-45 मिनट की श्रृंगार पूजा होती है। और इसके अलावा हमारे जिले का जो हमारा वेबसाइट है devghar.nic.in और हमारा जो सोशल मीडिया पेज है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देवघर का, DC देवघर का, इन पर भी सभी लिंक्स अवेलेबल रहेंगे। भारत में स्वदेशी तकनीक से विकसित कोविड-19 के टीके इस महामारी के खिलाफ दुनिया भर में तैयार किए जा रहे टीकों की होड़ में शामिल हो गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन टीके और जाइडस कैडिला द्वारा विकसित ज़ाइकोव-डी टीके से काफी उम्मीद की जा रही है। भारतीय औषध महानियंत्रक ने इन टीकों के लोगों पर परीक्षण की अनुमति दे दी है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत दुनिया में टीके बनाने का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। यूनिसेफ द्वारा विभिन्न देशों को भेजे जाने वाले टीकों में से 60% भारत में निर्मित हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया को समझाया। पहले टेस्ट होती है सेफ्टी, दूसरी टेस्ट होती है वैक्सीन में। जब वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं तब क्या अपना शरीर उस वैक्सीन के इंजेक्शन से इम्यून रिस्पांस चालू होती है कि नहीं। तीसरी, वैक्सीन अगर सेफ हो और इम्यून रिस्पांस इम्यूनिटी देती हो तो क्या वो फील्ड में जब आप बाहर जाते हैं काम करने में या घर में हैं या ऑफिस में हैं, अगर मान लीजिए वायरस आती है तब वैक्सीन लेने से वायरस से प्रोटेक्शन मिलती है। और जब तक ये तीनों ठीक नहीं है तब तक हमारे देश में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो, बाकी एजेंसी से पार्टनर कर रहे हैं, वो वैक्सीन चालू नहीं करें। चालू करने के लिए ICMR और हमारे ड्रग कंट्रोल एजेंसी ये 3 मुद्दों को पूरी तरह से देखेंगे। दुनिया भर में विकसित किए जा रहे 140 से अधिक टीकों में से कोवैक्सीन और ज़ाइकोव-डी सहित 11 टीकों का लोगों पर परीक्षण शुरू कर दिया गया है।
कर्नाटक में कल 1925 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 23,474 हो गई है। अब तक 9,847 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। 13,251 लोगों का उपचार चल रहा है। कर्नाटक में अब तक 7 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है। तेलंगाना में कल एक ही दिन में कोरोना वायरस महामारी के 1,590 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 23,902 हो गई है। इस बीच कल 1,166 रोगियों को महामारी के उपचार के बाद स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इस तरह तेलंगाना में अब तक 12,703 रोगी कोरोना महामारी से स्वस्थ हुए हैं और 10,904 का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कोविड-19 पर आकाशवाणी से फोन इन कार्यक्रम में वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम पांगते ने कहा कि लोगों को संक्रमण से बचने के लिए बार बार हाथ धोने और 2 मीटर की सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे सभी आवश्यक उपायों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। जब तक बहुत आवश्यक न हो, घर से बाहर निकलने से भी बचना चाहिए। हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी और तभी बाहर निकले जब आपका बहुत ही जरूरी और आवश्यक कार्य हो। अदरवाइज आप बिना बात के मार्केट में या बाहर न घूमें, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत ही कंटेजियस है। अगर आप किसी के पास बिना मास्क के जाते हैं और दूसरे ने भी मास्क नहीं पहना तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाते हैं। इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्फेक्ट हो जाएंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए साफ सफाई का ध्यान रखने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने का परामर्श दिया। खांसने के समय ऐसा खांसना छींकना चाहिए कि दूसरे के ऊपर नहीं जाए। टिश्यू पेपर रखे, रुमाल रखे, कोहनी रखे, बचाव करे। एक इसमें और चीज आती है, वो आती है डिस्टेंसिंग का। जब वो खांसता छींकता है तो 1 से 2 मीटर तक वो जा सकती है। तो अगर आप पहले 1-2 मीटर का फासला बना के रखेंगे तो उसका आपके तक पहुंचने का अंदेशा बहुत कम हो जाता है। जो कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन की बात आई फॉर्माइड से, उसके लिए हम कहते हैं कि आप हाथ साफ करें। हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वायरस है वो साबुन पानी के द्वारा निकलता रहेगा। और उसके साथ साथ अगर जरूरत समझे या पानी नहीं हो तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, मोहे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। देश में कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर लगभग 61% हुए। केरल में कोरोना वायरस नियंत्रण के दिशा निर्देशों को अगले वर्ष जुलाई तक बढ़ाया गया। तिरुवनंतपुरम में 1 सप्ताह तक पूर्णबंदी का कड़ाई से पालन। कोरोना नियंत्रण क्षेत्रों से बाहर केंद्र संरक्षित सभी स्मारक स्थल आज से खुलेंगे। एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अमेरिका और भारत के बीच 11 जुलाई से 36 उड़ानें संचालित करेगी। टिकटों की बुकिंग आज शाम से शुरू होगी। और वायुसेना राजस्थान में टिड्डियों पर नियंत्रण के अभियान में शामिल होगी। सरकार ने सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए आज से केंद्र संरक्षित सभी स्मारक स्थल खोलने का फैसला किया है। पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि केवल उन्हीं स्मारकों और संग्रहालयों को खोला जाएगा जो कोरोना नियंत्रण क्षेत्र में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र संरक्षित सभी स्मारकों और पर्यटन स्थलों को साफ सफाई, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी अन्य नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। राज्य और जिला प्रशासन के विशेष निर्देश भी सख्ती से लागू किए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आने वाले 3,691 स्मारकों का संरक्षण केंद्र सरकार करती है। इनमें से 820 धार्मिक स्थलों को पिछले महीने की 8 तारीख को खोला गया था। इन स्मारकों में प्रवेश के लिए टिकट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाएंगे। इन स्मारकों में प्रवेश करने से पहले दर्शकों का तापमान जांचा जाएगा और परिसर में केवल उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। इन स्मारकों में आने वाले लोगों को केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। दर्शकों को सुरक्षित दूरी बनाए रखनी होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्मारक के परिसर में समूह फोटोग्राफी और खान पान की चीजें ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा डिजिटल भुगतान करने वालों को ही पार्किंग की सुविधा मिलेगी और कैंटीन का इस्तेमाल कर सकेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अमेरिका और भारत के बीच 11 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान 36 उड़ानें संचालित करेगी। एक बयान में एयर इंडिया ने कहा है कि टिकटों की बुकिंग आज शाम 8 बजे से केवल एयर इंडिया की वेबसाइट पर की जा सकती है। वंदे भारत मिशन के चौथे चरण के अंतर्गत एयर इंडिया भारत से विभिन्न देशों के बीच 170 उड़ानें संचालित करेगी। इनमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, केन्या, श्रीलंका, फिलीपींस, किर्गिस्तान, सऊदी अरब, बांग्लादेश, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, जापान, यूक्रेन और वियतनाम के लिए उड़ानें उपलब्ध रहेंगी। व्यापारियों के लिए अखिल भारतीय परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से आग्रह किया है कि भारत में 5G नेटवर्क के लिए बोली लगाने वालों में चीन की 2 कंपनियां हुआवेई टेक्नोलॉजीज और ZTE कॉरपोरेशन को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि देश के 7 करोड़ व्यापारी सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं। संगठन ने जोर देकर कहा है कि 5G मोबाइल नेटवर्क में डेटा के जमा होने की दृष्टि से इसकी सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देशों ने हुआवेई टेक्नोलॉजीज और ZTE कॉरपोरेशन पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अवैध संगठन सिख फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइट को बंद कर दिया है। इस संगठन ने समर्थकों का पंजीकरण कराने का अभियान चला रखा है। गृह मंत्रालय की सिफारिशों के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिकी मंत्रालय ने IT अधिनियम 2000 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत इन वेबसाइटों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। भारतीय वायुसेना राजस्थान में टिड्डी दलों पर नियंत्रण के अभियान में शामिल हो गई है। वायुसेना के एक Mi-17 हेलीकॉप्टर ने कल जोधपुर जिले के बड़े रेगिस्तानी इलाके में कीटनाशकों का छिड़काव किया, जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में इस तरह का पहला अभियान था। टिड्डी दलों पर काबू पाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा किराए पर लिए गए एक निजी हेलीकॉप्टर से शनिवार को जैसलमेर के बंदा इलाके में कीटनाशकों का छिड़काव शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने इस दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं और टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए बेल हेलीकॉप्टरों और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवादी नेता डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री नायडू ने कहा कि महान देशभक्त और शिक्षाविद डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता संरक्षित रखने और भारत में जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए अथक प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अनुकरणीय योगदान रहा है। उन्होंने देश की एकता सुदृढ़ करने का अनवरत प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके विचारों और आदर्शों से करोड़ों देशवासियों को प्रेरणा मिली। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि महान राष्ट्रवादी नेता ने अपना पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया। मध्य प्रदेश में राज्य के खूबसूरत स्थानों पर फिल्मों, धारावाहिकों और वेब सीरीज की शूटिंग जल्दी ही शुरू हो जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मध्य प्रदेश पर्यटन निगम ने फिल्मों और धारावाहिकों की शूटिंग के लिए परामर्श जारी किया है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की अतिरिक्त प्रबंध निदेशक सोनिया मीणा ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा निर्देशों को शूटिंग के लिए जारी एडवाइजरी में शामिल किया गया है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार शूटिंग में भाग लेने वाले लोगों को सबसे पहले स्वास्थ्य घोषणा पत्र भरना होगा। शूटिंग स्थान में प्रवेश से पहले IR थर्मामीटर से बुखार की जांच की जाएगी। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए एक स्थान पर इंडोर शूटिंग के लिए 15 और आउटडोर शूटिंग के लिए 30 लोगों को अनुमति दी जाएगी। शूटिंग से पहले और बाद में सभी उपकरणों को दैनिक रूप से सैनिटाइज करना होगा। इसके अलावा शूटिंग के दौरान बार बार हाथ धोना और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी जरूरी होगा। शूटिंग स्थान पर फेस कवर मास्क अनिवार्य होगा। इसी तरह शूटिंग स्थल पर सभी कलाकारों और सहयोगियों को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना भी जरूरी होगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तर प्रदेश में कल एक ही दिन में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया गया। एक रिपोर्ट।
इस साल के पौधारोपण अभियान की खास बात ये थी कि इससे बुजुर्गों और बच्चों को पूरी तरह से दूर रखा गया और उन पौधों को रोपा गया जिनका चिकित्सकीय लाभ भी होता है। इस अभियान के लिए 8 लाख से ज्यादा स्थान चिन्हित किए गए और हर एक स्थान की जियो टैगिंग की गई। सरकार ने इस अभियान के लिए 251 के करीब पौधों की ऐसी प्रजातियां चुनी थी जो फलदार, आयुर्वेदिक गुणों वाली और पर्यावरण के ज्यादा से ज्यादा अनुकूल थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी एक सहजन का पेड़ लगाने के लिए दिया गया था। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को भी अभियान में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि पिछले साल लगाए गए 95% से ज्यादा पौधे अभी भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान इस वायरस से लड़ने में लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में आयुर्वेदिक पेड़ों की अहम भूमिका है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुंबई में भारी वर्षा होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। भोपाल में अभी हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन शाम या रात तक घने बादल घिरने की उम्मीद है। पटना में भी गरज के साथ वर्षा होने की उम्मीद है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बादल छाए रहने और धूल भरी आंधी चलने के साथ वर्षा होने का भी अनुमान है। श्रीनगर में तापमान 17 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और बादल छाए रहेंगे। गिलगित में भी न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल घिराएंगे। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और सिद्धार्थ अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। जी हाँ विमलेंदु, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो भारत में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, संक्रमित लोगों के मामले में तीसरे स्थान पर भारत, रूस अब चौथे पर। देश में मरीजों के ठीक होने की दर सबसे अधिक चंडीगढ़ में। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, कोरोना अब दक्षिणायन, देश का हर चौथा पॉजिटिव केस दक्षिण से। नवभारत टाइम्स लिखता है, चीन ने पहली बार माना भूटान के साथ भी है सीमा विवाद। साक्तेन वन अभयारण्य को चीन ने अपना कहा, भूटान ने चीनी दावे को किया खारिज, इसे अपना इलाका बताया। हिंदुस्तान का कहना है, सर्दियों को देखते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना लंबी तैयारियों में जुटी। चीन ने अड़ियल रुख अपनाया। उधर भारत नेपाल सीमा पर भारत ने नो मेंस लैंड पर निर्माण रुकवाया। दैनिक जागरण की टिप्पणी है, उत्तराखंड सीमा पर बैकफुट पर आने लगा नेपाल। पिथौरागढ़ जिले की उक्कू और बलारा सीमा चौकी को शनिवार को किया था बंद। शीर्ष 3 और चौकियों को बंद करेगा पड़ोसी देश। कानपुर मुठभेड़ मामले में दैनिक जागरण की सुर्खी है, 4 घंटे पहले थाने से आया फोन तो हिस्ट्री शीटर ने बुला लिए 30 शूटर। जनसत्ता की खबर है, खालिस्तान समर्थक संगठन की 40 वेबसाइट पर प्रतिबंध। गृह मंत्रालय के कहने पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किए आदेश। दैनिक भास्कर की खबर है, मानसून मेहरबान, अब तक 12% ज्यादा बारिश। 20 राज्यों में सामान्य, महज 7 राज्यों में औसत से कम पानी बरसा। लद्दाख को छोड़कर देश में कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार। दैनिक जागरण के एक आलेख में आकाशीय बिजली से बचाव का उल्लेख किया गया है। आसमान में बिजली चमकने का अंदेशा होते ही पक्के मकान में शरण लें और पानी, पेड़ या बिजली के खंभे और तार के आसपास बिल्कुल न रहें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर लगभग 61% हुई। केरल में कोरोना वायरस नियंत्रण के दिशा निर्देशों को अगले वर्ष जुलाई तक बढ़ाया गया। तिरुवनंतपुरम में 1 सप्ताह तक पूर्णबंदी का कड़ाई से पालन। कोरोना नियंत्रण क्षेत्रों से बाहर केंद्र संरक्षित सभी स्मारक स्थल आज से खुलेंगे। एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अमेरिका और भारत के बीच 11 जुलाई से 36 उड़ानें संचालित करेगी। टिकटों की बुकिंग आज शाम से शुरू होगी। और वायुसेना राजस्थान में टिड्डियों पर नियंत्रण के अभियान में शामिल होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।